हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 5 वंशागति का आणविक आधार। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए, डी ऑक्सी राइबो शर्करा क्या है, इस शर्करा की अणु संरचना बनाइए। तो देखिए इसका उत्तर, देखिए डी ऑक्सी राइबो शर्करा डीएनए में पाई जाती है। यह 5 कार्बन युक्त होती है, इसमें 5 कार्बन होता है। इसका 5वां कार्बन परमाणु वलय से बाहर होता है। शर्करा का पहला कार्बन परमाणु हमेशा नाइट्रोजन क्षारक के साथ ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि तीसरा तथा 5वां कार्बन परमाणु हमेशा फास्फेट अणु के साथ जुड़ता है। दो शर्करा अणु एक दूसरे के साथ तीसरे कार्बन तथा 5वें कार्बन के साथ एक फास्फेट अणु फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से डी ऑक्सी राइबो शर्करा का संरचना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा हुआ है और इसका एक जो है अणु रहता है क्या, बाहर रहता है। तो डी ऑक्सी राइबो शर्करा का चित्र इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या है। डीएनए अणु की संरचना में 4 गैफ के नियमों की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए, 4 गैफ ने विभिन्न जीवों के डीएनए का अध्ययन किया और बताया। नंबर 1, सभी डीएनए अणुओं में प्यूरिक क्षारक की मात्रा पिरिमिडीन क्षारक के बराबर होती है। अतः इस प्रकार से देखिए लेटेक्स यस, एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन इस प्रकार से होता है। उसके बाद देखिए थायमिन, साइटोसिन और फिर क्या है दिया हुआ पिरिमिडीन। आगे देखिए दूसरा नंबर, भिन्न भिन्न जातियों के जीवों के डीएनए में एडेनिन, थायमिन तथा ग्वानिन व साइटोसिन का अनुपात देखिए किस प्रकार से होता है। ये यहाँ पे जो 4 है कटा हुआ है, तो एडेनिन प्लस थायमिन और फिर ग्वानिन प्लस साइटोसिन भिन्न भिन्न होता है, परंतु एक ही जातियों के जीवों में यह समान होता है। 5वां देखिए, एक ही जीव जाति के सदस्यों में पाए जाने वाले डीएनए के कुल अणुओं में क्षारकों की संख्या समान होती है। उपयुक्त विचारों को 4 गैप के रूप में जाना जाता है। वाटसन एवं क्रिक ने भी डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 4 गैप के नियमों की सहायता ली। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। देखिए यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए डीएनए तथा आरएनए में अंतर, देखिए हमारा इस तरफ डीएनए है और इस तरफ आरएनए है। तो देखिए डीएनए में, देखिए डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है और आरएनए में राइबो शर्करा होती है। डीएनए में क्या होता है, थायमीन नाइट्रोजन बेस पर होता है और आरएनए में जो होता है थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है, जिसमें आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में देखिए तीसरा नंबर, अणु डीएनए में अणु 2 लंबे कुंडलित एवं एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है और आरएनए में अणु केवल एक ही सूत्र का होता है। डीएनए में अणु आनुवांशिक पदार्थ है और कोशिका में होने वाले सभी क्रियाएं आरएनए के द्वारा नियंत्रण करता है। और देखिए आरएनए में यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं है और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। कुछ विषाणुओं में यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। डीएनए में देखिए यह केवल केंद्रक में क्रोमैटिन सूत्रों में ही पाया जाता है। जो डीएनए होता है केवल केंद्रक के क्रोमैटिन सूत्र में ही पाया जाता है। और आरएनए देखिए क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, यह केंद्रक के केंद्रीय द्रव्य, केंद्रिका और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। डीएनए देखिए द्विगुणन के द्वारा अपने समान नए अणु उत्पन्न करता है। जो डीएनए होता है द्विगुणन द्वारा अपने समान नए अणु उत्पन्न करता है और जो आरएनए होता है द्विगुणन के गुण नहीं पाया जाता। इसका निर्माण डीएनए अणुओं के द्वारा लिप्यंतरण से होता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा डीएनए और आरएनए में अंतर। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 4, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य बताइए। या फिर राइबोसोमल आरएनए पर टिप्पणी लिखिए। या फिर प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए अणुओं का वर्णन कीजिए या विभिन्न प्रकार के आरएनए का नाम लिखिए। तो आइए सबका उत्तर एक ही उत्तर में लिखते हैं। देखिए आरएनए के प्रकार, आरएनए अधिक अणुभार वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर हुआ
मिलकर बना होता है, बना है। यहाँ पे देखिए बा हो गया अलग और ना हो गया अलग, तो आरएनए अधिक अणुभार वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। यह डीएनए से भिन्न होता है क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा के स्थान पर राइबोस शर्करा होती है और नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। प्रत्येक कोशिका में आरएनए निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। देखिए जो आरएनए होता है, आरएनए में तो देखिए एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन तो समान होता है डीएनए आरएनए में, लेकिन इसमें तो थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। तो देखिए आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक कोशिका में आरएनए निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखिए संदेश वाहक आरएनए यानी कि एमआरएनए मैसेंजर आरएनए जिसे कहते हैं। तो इनका निर्माण केंद्रक में उपस्थित डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा होता है। ये कोशिका की कुल आरएनए का 3 से 5% होते हैं और इनका आणविक भार इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख से लेकर 20 लाख तक होता है। केंद्रक में डीएनए सांचे पर इनका निर्माण होता है। सन 1961 ईस्वी में फ्रांसिस जेकब तथा जेक्यू मोनार्ड ने इन्हें संदेश वाहक आरएनए अणुओं का नाम दिया, मैसेंजर अणुओं का नाम दिया। कार्य देखिए इसका क्या होता है, एमआरएनए का संदेश वाहक आरएनए अणु केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में आ जाता है, जहां यह केंद्रक से संदेश लेकर राइबोसोम पर विभिन्न प्रकार का प्रोटीन बनाता है। अगला नंबर देखिए नंबर 2 राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए। तो देखिए ये आरएनए के संरचनात्मक अणु होते हैं। यह कोशिका की कुल आरएनए का 80% होता है। आरएनए केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है। तीनों प्रकार के आरएनए में यह सर्वाधिक समय तक क्रियाशील रहता है। प्रत्येक राइबोसोम का लगभग 65% भाग आरएनए का शेष 35% भाग प्रोटीन बनाता है। जो 65% भाग होता है वो आरएनए बनाता है और शेष 35% भाग जो होता है प्रोटीन बनाता है। इसका कार्य देखिए आरआरएनए का, तो आरआरएनए राइबोसोम्स की रचना में भाग लेते हैं या प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। तीसरा नंबर देखिए स्थानांतरण आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए, स्थानांतरण आरएनए टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, इसे एसआरएनए भी कहते हैं। तो यह कोशिका की कुल आरएनए का 15 से 18% भाग होता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह सबसे छोटे व घुलनशील अणु होते हैं, अतः इन्हें विलेय आरएनए अणु भी कहते हैं। इनका निर्माण केंद्रक डीएनए के सांचे पर होता है। कार्य देखिए टीआरएनए का, तो देखिए ये विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं जहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो इसलिए ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 5 देखिए आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड्स क्या है। आनुवंशिक कोड में पाए जाने वाले एक समारंभ व एक समापन कोडान को स्पष्ट कीजिए, या फिर आनुवंशिक कूट क्या है इसकी कोई 4 विशेषताएं लिखिए, या फिर समारंभन कोडान एवं समापन कोडान से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड, तो देखिए डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं या संदेशों के टेप की भांति किसी नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रमांक के रूप में आनुवंशिक संदेश होता है। प्रोटीन में प्रायः विभिन्न प्रकार के 20 अमीनो अम्ल होते हैं, परंतु न्यूक्लिक अम्ल में केवल 4 ही क्षारक होते हैं। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रोटीन भाषा की वर्णमाला में 20 अमीनो अम्ल रूपी अक्षर होते हैं। इसी प्रकार न्यूक्लिक अम्लों की भाषा में वर्णमाला में 4 क्षारक रूपी अक्षर होते हैं। क्योंकि आनुवंशिक सूचना एमआरएनए से होकर प्रोटीन तक पहुंचती है, अतः आरएनए की भाषा का प्रोटीन की भाषा में अनुवाद करने के लिए एक शब्दकोश तैयार करना आनुवंशिक कूट की समस्या थी। आगे देखिए एक 4 अक्षरों की भाषा और दूसरी 20 अक्षरों की भाषा होने के कारण यह संभव नहीं है कि आरएनए भाषा का एक अक्षर अर्थात एक क्षारक प्रोटीन भाषा के एक अक्षर अथवा एक अमीनो अम्ल के समतुल्य हो सके। इस प्रकार आनुवंशिक संकेत पद्धति में कुल 43 4 × 4 × 4 बराबर 64 कोडान होते हैं। इस संबंध में अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, परंतु क्रिक द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत की सर्वाधिक मान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 नाइट्रोजन क्षारकों का एक अनुक्रम क्रिक कोड होता है। यह आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड डीएनए अणुओं में स्थित
नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं। देखिए क्या है, कोडान। देखिए क्या होता है कोडान। न्यूक्लियोटाइड्स के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड हो कोडान कहते हैं, जैसे कि AUG समारंभ कोडान, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन। अब देखिए एंटीकोडान क्या होता है, tRNA में उपस्थित उस 3 क्षारक समूह की mRNA में उपस्थिति कोडान का पूरक हो उसे एंटीकोडान कहते हैं। त्रिक कोडान देखिए क्या है त्रिक कोड। देखिए गैमो ने 1954 में 3 अक्षरीय कोड का समारंभ प्रकट किया। डीएनए और आरएनए में कुल 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और लगभग 20 अमीनो अम्ल के विन्यास को कोड इनके विन्यास पर आधारित होता है। अगर यह मान लिया जाए कि प्रत्येक कोड एक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है तो इससे कुल 4 कोड बनेंगे जो केवल 4 अमीनो अम्लों के विन्यास को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर प्रत्येक कोड को 2 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ माना जाए तो 4 × 4 यानी 16 कोड बनेंगे। ये भी 20 अमीनो अम्लों के लिए पर्याप्त नहीं है। 3 न्यूक्लियोटाइड्स के बने कोड 4 × 4 × 4 यानी 64 कोड शब्द बनते हैं। ये 20 अमीनो अम्लों के लिए आवश्यक से अधिक हो जाते हैं, अतः गैमोम की 3 अक्षरीय कोड की संभावना सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला हेडिंग देखिए क्या है, श्रृंखला का समारंभ एवं समापन करने वाले कोडान। तो देखिए सिस्ट्रॉन के प्रथम कोडान को समारंभ कोडान कहते हैं। यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कोडित होने के संदेश को प्रारंभ करता है। अधिकतर श्रृंखलाओं में AUG समारंभ कोडान होता है। यह मेथियोनिक नामक अमीनो अम्ल को कोडित करता है। इसी प्रकार सिस्ट्रॉन का अंतिम कोडान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन करता है, इसे समापन कोडान कहते हैं। समापन कोडान 3 प्रकार के होते हैं, UAA और UGA फिर UAG। प्रारंभ में इनके कार्य का ज्ञात नहीं था तो ये निरर्थक कोडान कहलाते थे। तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।